विज्ञान भारती थर्ड कक्षा 8 की अभ्यास कार्य पुस्तिका में आज हम लोग इसका 13वां चैप्टर करेंगे। 13वां चैप्टर है विद्युत धारा। अब शुरू करते हैं प्रश्नों को। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। का पार्ट है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। जनरेटर चलाने के लिए डीजल पेट्रोल आदि का उपयोग होता है, ये तो सही है। सीसा संचायक सेल द्वितीयक सेल का उदाहरण है, ये भी सही है। विद्युत कार्य करते समय रबड़ के दस्ताने पहनने चाहिए, ये भी सही है। अमीटर परिपथ में समांतर क्रम में जुड़ा होता नहीं, ये गलत है। अमीटर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इसलिए हम कथन 4 गलत है, तो इसको दा नंबर को टिक करेंगे। अगला है निम्नलिखित में कौन कौन से विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के उदाहरण हैं। बल्ब है, विद्युत प्रेस है, अमीटर नहीं है और विद्युत हीटर भी है। तो यहाँ पे 1, 2 और 4 हैं ऊष्मीय प्रभाव के उदाहरण, इसलिए बा वाला टिक करेंगे। नेक्स्ट नंबर है किस वैद्युत उपकरण में धन व ऋण का चिन्ह नहीं होता है। अमीटर में, वोल्टमीटर में होता है, विद्युत सेल में भी होता है, लेकिन कुंजी में नहीं होता है, इसलिए कुंजी टिक करेंगे। घ पार्ट है निम्नलिखित में किस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है। तो यहाँ पे वोल्टीय और डेनियल और लेखलांसे सेल प्राथमिक सेल हैं, इसलिए इनको पुनः नहीं आवेशित कर सकते, लेकिन सीसा संचायक सेल द्वितीयक सेल है, इसलिए इसको पुनः आवेशित कर सकते हैं। तो दा वाला ये करेक्ट है, सेल 4। प्रश्न 2 में कोष्ठक में दिए गए शब्दों से हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पावर स्टेशन से प्राप्त विद्युत धारा कौन सी होती है, दिष्ट या प्रत्यावर्ती, तो प्रत्यावर्ती धारा होती है। अगला है किसी सेल में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है, इस क्रिया को सेल का क्या कहते हैं, निरावेशन, तो यहाँ पे निरावेशन लिख देंगे। अब जनरेटर में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है कौन सी ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, तो यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा भर देंगे। अगला है सामान्य बल्ब का फिलामेंट काहे का होता है, टंगस्टन का, और बहुत पतला तार होता है। मिश्र धातु नहीं लिखेंगे, टंगस्टन लिख देंगे। विद्युत परिपथ में फ्यूज तार को मेंस के किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। प्रश्न 3 में विद्युत उपकरणों के ये संकेत बने हैं और इधर बॉक्स बने हैं, बॉक्स में हमें उस उपकरण का नाम लिख देना है। यहाँ पर ये पहला चित्र है धारा नियंत्रक का और ये दूसरा वाला चित्र अमीटर का है। ये अगला ये वाला चित्र कुंजी का है और ये संकेत है विद्युत बल्ब का। अगला ये संकेत प्रतिरोध तार का है, तो यहाँ प्रतिरोध तार लिख देंगे और ये संकेत विद्युत बल्ब का है, जबकि अगला ये संकेत बैटरी का है, बैटरी। चौथा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए। ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए प्रयुक्त होती है, तो वो है विद्युत सेल। ऐसी युक्ति जो विद्युत परिपथ को ऑन या ऑफ करने के लिए प्रयुक्त होती है, तो उसको हम स्विच या कुंजी कहेंगे। अब है ऐसी युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाशिकी ऊर्जा में बदलने के लिए प्रयुक्त होती है, तो वो विद्युत बल्ब हो जाएगा। ऐसी युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में बदलने के लिए प्रयुक्त होती है, तो वो है विद्युत चुंबक। यहाँ पर ये जान लें कि अमीटर और वोल्टमीटर भी विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में बदलने के सिद्धांत पे काम करते हैं। अब है ऐसी युक्ति जो विद्युत धारा का मापन करने के लिए प्रयुक्त होती है, तो वो अमीटर है। क्वेश्चन 5 है विद्युत चालक एवं विद्युत रोधी पदार्थ के उदाहरण लिखिए। इधर हमें विद्युत चालक पदार्थ लिखना है और इधर विद्युत रोधी पदार्थ लिखना है। तो विद्युत चालक में नंबर 1 पे तांबा, यहाँ पे एल्युमिनियम, चांदी और ग्रेफाइट। विद्युत रोधी में हो गया कांच, लकड़ी, रबर और प्लास्टिक। छठा प्रश्न है टार्च, रिमोट, घड़ी में लगने वाले सेल और बस, कार, इन्वर्टर के सेल में से किसको पुनः आवेशित किया जा सकता है। तो बस, कार और इन्वर्टर के सेल को हम पुनः आवेशित कर सकते हैं क्योंकि ये द्वितीयक सेल होते हैं। 7 नंबर है रमेश एक विवाह समारोह में गया, वहां विद्युत आपूर्ति न होने की दशा में विद्युत उपकरण चलाने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाएगा उसे क्या कहते हैं। ईंधन के रूप में यंत्र में क्या प्रयोग करते हैं, तो इस यंत्र को जनित्र या फिर जनरेटर बोलते हैं और इसमें ईंधन के रूप में डीजल व पेट्रोल का प्रयोग किया जा रहा है इस समय। 8वां नंबर है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रिया के घर में बिजली की वायरिंग का काम चल रहा है। वह देखती है कि इलेक्ट्रीशियन 3 रंग के तारों का प्रयोग कर रहा है।
वह अपने पिताजी से पूछती है कि इलेक्ट्रीशियन 3 रंग के तारों का प्रयोग क्यों कर रहे हैं। रिया के पिताजी ने बताया कि घर की वायरिंग करते समय सामान्यतः 3 रंग के तारों का प्रयोग किया जाता है, लाल, काला और हरा। लाल रंग का तार हमेशा फेज लाइन के लिए प्रयोग करते हैं, जिसमें बिजली होती है। इसे जीवित तार या लाइव वायर कहते हैं। काले रंग के तार को उदासीन तार या न्यूट्रल वायर कहते हैं। फेज तार से धारा प्रवाहित होती है और उदासीन तार धारा को वापस ले जाती है। हरे रंग का तार पृथ्वी स्पर्श यानी अर्थिंग के लिए प्रयोग होता है। अर्थिंग का उपयोग उपकरणों को बिजली के झटके से बचाने के लिए किया जाता है। जब परिपथ में किसी कारणवश शॉर्ट सर्किट हो जाता है तब ही अर्थिंग के तार से बिजली प्रवाहित होती है। अब प्रश्न का है, वायरिंग करते समय फ्यूज को क्यों जोड़ा जाता है? तो उपकरणों को खराब होने से बचाने के लिए फ्यूज को जोड़ते हैं। आपने एक विद्युत उपकरण दुकान से चेक करवाकर खरीदा, लेकिन जब आपने उसे घर में प्रयोग किया तो आपको हल्का करंट लगता है। आपके अनुसार आपके घर की वायरिंग में क्या गड़बड़ी हो सकती है? सोच कर लिखिए। तो वायरिंग में किसी कारणवश शॉर्ट सर्किट हो सकता है, इसलिए उपकरण से करंट लगता है। 9 नंबर है, कक्षा में टीचर ने एक परिपथ का चित्र बनाने के लिए कहा। विद्यार्थी अ, ब और स ने अपनी अपनी पुस्तिका में विद्युत परिपथ के निम्नांकित चित्र बनाए। ये बने हुए हैं चित्र। आप बताइए कि किस विद्यार्थी के परिपथ में बल्ब प्रकाशित हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आ विद्यार्थी ने कुंजी जोड़ी ही नहीं है, तो इसका सर्किट कंप्लीट नहीं है। बा नंबर में कुंजी लगी ही नहीं है, इसका भी सर्किट कंप्लीट नहीं है। जबकि विद्यार्थी सा ने कुंजी जोड़ रखी है, इसका सर्किट कंप्लीट है, तो यहाँ इसका बल्ब जल जाएगा। हम लिख देंगे आंसर में विद्यार्थी सा। अगला प्रश्न है, सोचिए क्यों फ्यूज तार टीन और तांबे की मिश्र धातु का बनाया जाता है। टीन और तांबे की मिश्र धातु का गलनांक होता है कम। जब परिपथ में प्रबल शक्ति की विद्युत धारा बहती है तो फ्यूज तार पिघल जाता है और धारा का प्रवाह रुक जाता है। इसी का खा पार्ट है, विद्युत बल्ब या ट्यूबलाइट में वायु को पूरी तरह से निकालकर अक्रिय गैस भर देते हैं। तो ट्यूबलाइट या विद्युत बल्ब के फिलामेंट के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए तथा इसे जलने से बचाने के लिए वायु को निकालकर अक्रिय गैस भर देते हैं। अब गा पार्ट है, विद्युत कार्य करते समय रबर के दस्ताने और रबर की चप्पलें पहनते हैं। तो रबर विद्युत की कुचालक होती है, इसके चप्पल और दस्ताने पहनने से करंट लगने का खतरा नहीं रहेगा। 11वां प्रश्न है, रमेश को अपनी बहन का जन्मदिन मनाना है। रमेश को इस कार्यक्रम हेतु कुछ विद्युत उपकरणों की आवश्यकता होगी। रमेश एक तालिका तैयार करना चाहता है जिसमें ऐसे विद्युत उपकरणों के कारण और प्रयोग हेतु उपकरण लिखे हों। आप रमेश की ऐसी तालिका बनाने में सहायता कीजिए। ये तालिका बनी हुई है, इसमें एक तरफ कारण लिखे हैं और दूसरी तरफ प्रयुक्त उपकरण लिखे हैं। संगीत सुनने के लिए म्यूजिक प्लेयर सिस्टम प्रयोग किया जा रहा है। अब विद्युत सप्लाई के लिए जनरेटर या जनित्र या फिर इन्वर्टर का भी प्रयोग किया जा सकता है। सजावट के लिए विद्युत झालरें या फिर सजावटी बल्ब, झूमर, इस तरह की चीजें प्रयोग करी जा सकती हैं और हवा के लिए पंखों का प्रयोग किया जा सकता है। 12वां प्रश्न कह रहा है कि रहीम के घर में लगे विद्युत उपकरण पंखे, टीवी, बल्ब अचानक खराब हो गए। रहीम ने इलेक्ट्रीशियन को बुलवाया और इन्हें सही करने को कहा तथा यह भी पूछा कि अचानक से सारे उपकरण क्यों खराब हो गए। इलेक्ट्रीशियन ने बताया कि अचानक प्रबल शक्ति की विद्युत धारा प्रवाहित होने से ऐसा हो गया है। आपके अनुसार रहीम को क्या करना चाहिए जिससे भविष्य में प्रबल विद्युत धारा से विद्युत उपकरणों को बचाया जा सके? तो रहीम को विद्युत उपकरणों की सुरक्षा के लिए फ्यूज लगवाना चाहिए। 13वां प्रश्न है, राधा को 1 रुपए का सिक्का, तांबे का तार, एल्युमिनियम का तार, कागज, रबर, सूखी लकड़ी, कांच आदि सामग्री देकर उसके अध्यापक ने चित्र के अनुसार बने परिपथ की सहायता से विद्युत चालक व विद्युत रोधी पदार्थों की सूची अलग अलग बनाने को कहा। राधा किस प्रकार विद्युत चालक व विद्युत रोधी पदार्थों को पहचानेगी और उन्हें छांटकर अलग करेगी? तो यहाँ पर ये सर्किट बना हुआ है, इसमें सेल लगा है, बल्ब लगा है, कुंजी लगी है और ये ए बी जगह जो छूटी है इसमें हमें बारी बारी से उन सामग्रियों को जोड़ना है और यहाँ पे कुंजी ऑन कर देना है। अगर वो विद्युत चालक है तो बल्ब जलेगा, अन्यथा नहीं जलेगा।
तो इस तरीके से हम सभी सामग्रियों को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब चेक करेंगे तो हम पाएंगे कि विद्युत चालक है 1 रुपए का सिक्का, तांबे का तार और एल्युमिनियम का तार, जबकि विद्युत रोधी है कागज, रबर, सूखी लकड़ी और कांच। प्रश्न 14 है, गणना कीजिए। किसी चालक में 75 कूलम आवेश 15 सेकंड तक प्रवाहित किया जाता है। चालक में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। तो चालक में प्रवाहित धारा होती है प्रवाहित आवेश बटा आवेश प्रवाह का समय। तो प्रवाहित आवेश यहाँ है 75 कूलम और ये 15 सेकंड तक प्रवाहित होता है। तो 15 सेकंड यहाँ नीचे लिख देंगे। अब देखिए इसको हम सरल करेंगे तो 15 × 25 = 75, 5 आ जाएगा। अब विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे 5 एम्पियर। ख नंबर का प्रश्न है, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा? प्रतिरोध होता है विभवांतर बटा धारा। अब यहाँ पर विभवांतर है 220 वोल्ट और धारा है 2 एम्पियर, तो 220 बटा 2 कर देंगे। अब वोल्ट पर एम्पियर को कहते हैं ओम, यानी प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। 2 से इसको काटा तो 110 ओम आ गया प्रतिरोध। प्रश्न गा कह रहा है 12 वोल्ट विद्युत धारा के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो कार्य जितना होगा ऊर्जा उतनी ही व्यय होगी। व्यय ऊर्जा निकालते हैं विभवांतर गुणा प्रवाहित आवेश से। तो विभवांतर है 12 वोल्ट और प्रवाहित आवेश है 2 कूलम। अब इनका गुणा किया तो 24 आ गया वोल्ट कूलम, ये होता है जूल, यानी ऊर्जा और कार्य का मात्रक जूल होता है, इसलिए कार्य हो गया 24 जूल। आखिरी घ प्रश्न है, किसी परिपथ विद्युत परिपथ के बल्ब के तंतु में से 1 एम्पियर धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश की गणना कीजिए। तो विद्युत आवेश होता है विद्युत धारा गुणा समय। अब विद्युत धारा है 1 एम्पियर। अब यहाँ हमें समय को ध्यान देना है, समय एम्पियर के साथ सेकेंड में लिया जाता है। तो 10 मिनट को हम सेकेंड में बदलेंगे तो 60 से गुणा कर देंगे। तो 10 × 60 यानी 600 सेकेंड ही आ गए। अब इसको 1 से गुणा किया तो 600 ही आया। आवेश का मतलब कूलम होता है, तो आवेश हो गया 600 कूलम।